देखो अब बात करते हैं बायो सावर्ट लॉ के बारे में, ठीक है ना। बायो सावर्ट लॉ या बायो सावर्ट लॉ कहता क्या है। देखो जी, अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी लास्ट लेक्चर में ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। वैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन उसमें वो था आपका देखा जाए तो ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट। क्या कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर आप किसी, जैसे ये रहा वायर आपका करंट कैरिंग, उसके पास आप कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। और जैसे ये करंट गया डिफ्लेक्शन भी गया। जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदली, करंट की डिफ्लेक्शन डायरेक्शन बदली। इसलिए इन्होंने ये बताया करंट कैरी कंडक्टर जो होता है मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, अराउंड इट। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अच्छा जी, अब बायो सावर्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, कंडक्टर लेके ही देख लेते हैं। और कंडक्टर लेके देखते हैं और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। आपने कहा ठीक है। देखो आपने माना एक करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा ठीक है, अब इसमें पूरा करंट है साउथ से नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में। इस वायर को नाम दिया आपने ए बी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने कहा जी ठीक है, मुझे मान लो कोई एक पॉइंट दिया मैंने ये कि मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। क्या आप सबने कूलाम लॉ पढ़ा है? कूलाम लॉ कहता है, क्या कहता है कूलाम लॉ, कि भाई देखो अगर कोई दो चार्ज हैं, अगर ये सॉरी एक चार्ज की बात करूँ मैं, अगर कोई एक चार्ज है और ये पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस दूर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। आपने बोला बिल्कुल बनाएगा भाई, चार्ज तो बनाएगा, लेकिन कितना बनाएगा? आपने बोला जितना हैवी चार्ज होगा उसका उतना हैवी फील्ड। समझे नहीं समझे? और एक और दूसरी बात बताई कि जितनी दूर चले जाओगे फील्ड उतना कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये दो बात कही थी, सही बात है ना। और दोनों कंबाइन किया तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई बराबर हो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने क्या पढ़ा था कूलाम लॉ में, कूलाम लॉ से पढ़ा था, आपने सीखा था एक कूलाम लॉ से। आपने कहा ठीक है, यहाँ क्या रोल है इसका? देखो बिल्कुल सेम है, जैसा कूलाम्स लॉ होता है उसी तरह से है बायो सावर्ट लॉ, लेकिन ये तो मैग्नेटिज्म में आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर ने जो बनाया, जितना हैवी करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बात तो लाजमी, कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं। एक बात थोड़ी बदलेंगे, ये बाद में बदलेंगे भी नहीं। आपने कहा ठीक है। दूसरी बात, जितना वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये दोनों बातें तो लाजमी है, तो आनी है इसमें पक्का, लेकिन कुछ बात और आएंगी दो, ठीक है। एक ये, अब बताता हूँ क्या क्या आएंगी, लेकिन दो तो आएंगी, समझ में आ गई ना बात। आपने कहा ठीक है, मान लो आपने सबसे पहले तो आएगा करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। हाँ, मान लो एक आपने करंट एलिमेंट ले लिया जी। करंट एलिमेंट क्या होता है? एक वायर है जिसमें पूरे में करंट है, उसे छोटा सा हिस्सा ले लिया आपने। क्या ले लिया? छोटा सा पार्ट ले लिया, और उसमें भी तो करंट होगा। आपने बोला बिल्कुल है, उसमें करंट है आई, और जो एलिमेंट है किसमें? डीएल में। तो आइडियल वेक्टर इज द करंट एलिमेंट। समझ में आ गई बात तुम्हें? आपने कहा वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि इस करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन है, तो आपने कहा आइडियल वेक्टर। और ये क्या है आपका? करंट एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या है? करंट है। ओके, उसके बाद क्या करें? करना कुछ नहीं है, आपने इस करंट एलिमेंट से इस यहाँ तक की दूरी देखी। आपने कहा जी दूरी तो ये आर आई, कितनी दूरी आई? आर। आपने कहा वेक्टर, कोई दिक्कत तो ना बेटा। अब ये करंट एलिमेंट जो है आइडियल वेक्टर है, इसे आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना? आपने बोला थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें इस पूरे वायर की वजह से निकालना। देखो जी, कूलाम लॉ में एक कमी थी, ये ड्रॉबैक थी कि भाई देखो जी, मैं तो पॉइंट चार्ज के लिए लगता हूँ, मैं पूरी बॉडी के लिए लग ही नहीं सकता। सेम बात को बायो सावर्ट लॉ की, वो भी कहता है क्या कि मैं करंट एलिमेंट के लिए काम करूँ, पॉइंट के लिए काम करूँगा। देखा जाए तो मैं पूरी बॉडी के लिए काम नहीं करूँगा जी। पूरी बॉडी का निकालना हो तो आप एक काम करो, पहले वायर में छोटे से पार्ट का निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। आपने कहा ठीक है। तो आपने देखा जी थीटा एंगल पे पॉइंट है पी। अब कोई भी वायर जो होता है ना, एक राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड रूल, उसके हिसाब से अगर एक वायर में करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ऐसे बनता है, ठीक है ना। क्या ऊपर यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, एक दूसरा पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ देखने को मिला? 1 पे, 2 पे, 3 पे? 3 पे, क्योंकि 1 तो फील्ड से थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे, फिर तीसरे वाला सामने। तो आपने कहा देखो जी, ये जो एंगल है ना, देखो ये वाला, इस थीटा 1 कह दूँ, दूसरे वाला है
तीसरे वाला, 3 एंगल बने तो सबसे ज़्यादा फील्ड कम है, जो एंगल सबसे बड़ा होगा। समझे नहीं समझे? आपने कहा जितना एंगल बढ़ाते जाओगे फील्ड उतना बढ़ेगा। दोबारा देखो जरा थोड़ा मैग्नीफाई करके, मान लो एक करंट एलिमेंट है आइडियल वेक्टर, मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ P। सोच के बताना इसके अराउंड तो फील्ड ऐसा बनेगा ना, तो ऊपर तो फील्ड कम जा पाएगा ना, तो इस वाले P पे पॉइंट पे कम होगा। अब मैं इस दूसरे की बात करूँ P डैश की, थोड़ा ज़्यादा फील्ड महसूस होगा। और अगर मैं यहाँ P डबल डैश की सबसे ज़्यादा। आप ये बताओ ज़रा, जो ये छोटा सा ये जो पहला एंगल है बहुत कम है, दूसरे वाला ज़्यादा और तीसरे वाला और ज़्यादा, उसके बाद नीचे जाओगे तो एंगल यहाँ से मेजर होना शुरू हो जाएगा, फिर एंगल घटते जाएंगे। तो जितना थीटा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन होगा इनवर्स का? डायरेक्ट रिलेशन में साइन काम आता है, कोस साइन, क्योंकि साइन थीटा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे ये थीटा बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, इट मीन्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इट मीन्स साइन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? थीटा क्या होता है ना कि जैसे थीटा 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 की 1/2 वैल्यू बढ़ी ना, 45 डिग्री साइन 45, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई? √3/2, और साइन 90 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? साइन की लगातार वैल्यू बढ़ रही है। समझे नहीं समझे? तो साइन थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ी, किसके बढ़ने पर? थीटा के। तो साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है, एंगल कभी भी अपने आप में आता नहीं अकेला। तो इट मीन्स बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समझ में आई बात तुम्हें? पक्का? चलो तो करो डेरिवेशन स्टार्ट में। आओ जरा, आपने करंट एलिमेंट ले लिया जी, बिल्कुल ले लिया। उससे आपने पी पॉइंट लिया दूर, हाँ जी लिया, ये मैंने दूर लिया एक पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आपने कहा छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फील्ड, तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा सा एलिमेंट का छोटा सा फील्ड। अच्छा किस पे डिपेंड करेगा? करंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा ना, तो आपने बोला आइडियल। समझे नहीं समझे? तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। जितनी दूर जाओगे फील्ड उतना घटेगा। छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फील्ड लेकिन डिस्टेंस पे इनवर्स में होगा। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तीसरी बात एक और है, आपने कहा और क्या है जी? जितना थीटा 90 तक बढ़ा लोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समझ में आई बात तुम्हें? आपने कहा समझ में आ गई। तीनों इक्वेशन को क्या किया? कंबाइन। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात तुम्हें? आपने कहा आ गई। तो अब क्या करेंगे जी? अब हम एक काम करते हैं, इसको हटाए कांस्टेंट लाते हैं। तो डी बी बराबर एक कांस्टेंट आएगा, जैसे 1/4 पाई वाला था, यहाँ होगा μ0/4 और ये होगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितना अंतर है। आपने बोला देखो जी ये तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इधर आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में थीटा फालतू आया, तो आपने बोला डिपेंड अपॉन थीटा। समझे नहीं समझे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में थीटा था, तो आपने बोला डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। थीटा पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात देखो जी, देखो ये भी इनवर्स में आर के स्क्वायर ही है और वो भी इनवर्स में आर स्क्वायर भी है। तो ओ बे इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है, सेम बात है, इनवर्स ओ बे इनवर्स स्क्वायर लो। ठीक है भाई। और क्या बात है तीसरी? आपने बोला देखो जी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था वो बनाया था करंट एलिमेंट ने। किसने बनाया था? करंट। और करंट एलिमेंट अपने आप में कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूँ सोर्स की, किसकी बात करूँ? तो इसकी सोर्स है आपका करंट एलिमेंट। हाँ है ना? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और बात करूँ इसकी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स क्या है? चार्ज। और चार्ज अपने आप में कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। की आपको मेरी बात समझ में आती है? चलो जी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हाँ ये डिफरेंसेस सिमिलरिटी पूछी जा सकती है, लेकिन एक बात सबसे मेन है कि देखो जी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी तरह का फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो बात ये पूछी जाएगी तुमसे व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म, व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है? आप कहोगे देखो जी मेरी बात सुनो ज़रा, जब आपने डी बी बराबर, एक सेकेंड, आपने डी बी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लिखा था, प्रूफ किया था, जो भी समझा था, ये बताओ थीटा किसके बीच का एंगल था? आपने कहा देखो जी ये रहा आर वेक्टर के और करंट एलिमेंट के, ठीक है ना? तो कह दूं कि यहाँ जो थीटा है ना हियर,
थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच का, बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। पर ऊपर तो आ रहा ही नहीं, आपने कहा देखो जी मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर कर लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर। उससे क्या होगा, आपने कहा देखो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिखाता हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा और अपॉन में क्या होगा आर की पावर 3। समझ में आई ना, ऊपर आर हो गया नीचे आर की पावर 3 हो गया। अब क्या करें, आपने कहा देखो इसे मानो ए, इसे मानो बी, इसे मानो साइन थीटा, और बेटा देखा जाए तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझे, तो ये देखो जरा आइडियल आर साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा है ना, तो आपने कहा इट मीन्स ये हो जाएगा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो स्केलर है देखो अपने आप में, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर और अपॉन में आर की पावर 3। समझ में आ गई, और ये हो गया इसके ऊपर वेक्टर। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गई बात तुमको, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं। समझ में आ गई बात तुमको, क्लियर है। राइट हैंड स्क्रू रूल, जैसे बायो सावर्ट लॉ आपने पढ़ा, तो बायो सावर्ट लॉ में ये बताया, बाद में ये पूछा गया कि चलो जी मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होते हैं, ये बात हमने आपकी मान ली, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए काम आएगा राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है ना, आप कुछ नहीं करना, आप सीधे हाथ से पेचकस लो, लिया। अब आपने कहा जी ठीक है, मान लो एक वायर यहाँ दिया है, ये वायर है आपका, और इस वायर के सीधा लेता हूँ, हाँ पावर 3। ठीक है, अब इस वायर में एक पॉइंट लेता हूँ P, और ये है आपका डिस्टेंस R। ठीक है ना, अब मुझे तुम ये एक एलिमेंट मान लेता हूँ, ये हो गया आपका करंट एलिमेंट आई डी एल वेक्टर, ये हो गया थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने एक काम करना है, ये बताओ आप मुझे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, आपने कहा 100% है, कितना है आपने बोला इतना है, तो मुझे एक बात बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। आपने कहा जी तरीके कहीं हैं निकालने के, लेकिन राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि भैया स्क्रू को यहाँ रखो, यहाँ रख दिया, ठीक है, उसको पॉइंट की तरफ को टर्न कर दो, अपने हाथ से घुमा दो। समझ में आया ना, यहाँ रखा स्क्रू और घुमा दिया पॉइंट की तरफ को, तो बेटा जो बताओ जो स्क्रू है वो किधर को जाएगा, बाहर को जाएगा अंदर को जाएगा। पेज टाइट किया कभी जीवन में, सोच के देख बता। यहाँ पे रखा तूने, यहाँ पे, और ऐसे घुमा दिया उसको, पेज अंदर को जाएगा ना, अंदर की तरफ एडवांस होगा ना, बस जिधर को आपका स्क्रू एडवांस हो जाए, चला जाए, वही क्या डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आ गई बात तुमको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात तुम्हें। आओ जरा, आपने कहा देखो जी ये एक वायर है, ओके, ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी। आपने कहा ये करंट एलिमेंट है, क्या है आपका करंट एलिमेंट, ये एंगल कितना हुआ थीटा। अब बताओ तुम मुझे किधर को डायरेक्शन होगी, बेटा देख ले, यहाँ पे रखो, यहाँ पे स्क्रू शुरू करो और पॉइंट की तरफ को टर्न कर दो, किधर को डायरेक्शन होगी, पेज किधर को जाएगा, अंदर जाएगा बाहर को, बाहर को आएगा, तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे डायरेक्शन होगी आउटवर्ड और इस पे थी इनवर्ड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एक एग्जांपल और लो, ये एक वायर लिया, ये करंट एलिमेंट हुआ, ठीक है ना, ये एक पॉइंट लो P, ये थीटा एंगल हुआ, बताओ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर को अंदर को, बाहर को। समझ में आ गया नहीं बात तुमको, तो इस पॉइंट है बाहर को मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला, स्क्रू यहाँ रखा, इधर को घुमा दिया। अब जब इधर को घुमाओगे तो इधर को घुमाने का मतलब है पेज बाहर को आ रहा है, यहाँ भी पेज बाहर को आ रहा है, पेज अंदर को जा रहा था स्क्रू। समझ में आ गया ना, ये था आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। समझ में आ गया। बायो सावर्ट लॉ पढ़ लिया, डायरेक्शन निकालनी सीख ली हमने। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस क्या, बायो सावर्ट लॉ ये था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये थीटा 0 हो जाए, मान लो ये वायर है, इस वायर से आपने पॉइंट मान लिया P, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपने P पॉइंट माना यहाँ, ये आपका करंट एलिमेंट है, इतना करंट एलिमेंट हो गया आपका आइडियल वेक्टर, और ये आपका आर वेक्टर, ठीक है बेटा। इस वक्त ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड
आर वेक्टर। अगर ये थीटा 0 हो जाए, मतलब ये पॉइंट कहाँ जाए, यहाँ वायर के एक्सिस पे चला जाए, या ये पॉइंट घूम के यहाँ चला जाए, समझे नहीं समझे? तो ये बताओ वायर की एक्सिस पे हो गया ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। अगर थीटा हो गया 0 तो फिर भाई आप बोलोगे फिर तो जी तो बात ही खत्म होगी, डी बी बराबर, बिल्कुल सही बात, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 0, और 0 का मतलब 0 और अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब वायर की एक्सिस पर कोई फील्ड नहीं होता। जरा ये वायर है, देखना इसमें ऐसे करंट है, तो बताओ इस पॉइंट पे कितना फील्ड है 0, इस पॉइंट पे कितना फील्ड है 0। समझ में आ गया? तो आपने कहा ठीक है जी, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर 90 हो थीटा, मतलब वायर तो ये रहा, एक सेकेंड, ये तो हुआ वायर, इसमें करंट है ऐसे, पॉइंट है पी, यहाँ आर वेक्टर, थीटा कितना बना बेटे 90। तो फील्ड कैसा होगा मैक्सिमम, तो डी बी बराबर हो जाएगा हाँ म्यू डी आई डी एल अपॉन आर। तुमको मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं यूनिट ऑफ परमिटिविटी की। परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? आपने कहा परमिटिविटी को पहली बार आपने देखा था यहाँ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें यूनिट किसकी चाहिए? आपने बोला म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट परमेबिलिटी की। तो इसको छोड़ दो अकेला और सब एक तरफ, आपने कहा तो ये होगा डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा, और एक इसके बराबर होगा म्यू नॉट के। ठीक है बेटा? आपने कहा ठीक है भाई। अब क्या करें? तो भाई देखा जाए तो डी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होती है टेस्ला। 4 पाई यूनिट लेस इंटू आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन, आपने बोला ये क्या करंट मतलब एम्पेयर, डी एल मतलब लेंथ मतलब मीटर, साइन थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा होता है परपेंडिक, हाँ यूनिट लेस, तो लेंथ अपॉन लेंथ मतलब मीटर अपॉन मीटर, भाई पर है तो लेंथ ही मीटर, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, तो यूनिट लेस हो गया। आपने बोला ठीक है बराबर हो गया म्यू नॉट के। तो म्यू नॉट बराबर, आपने बोला इससे कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू नॉट बराबर आया टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? ये था आपका पूरा बायो सावर्ट लॉ। ठीक है बेटे?